मेरे प्यारे बच्चों, बिजनेस प्रॉफिट का रियल सच कहाँ छुपा होता है? सिर्फ सेल्स या एक्सपेंसेस में नहीं, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। इस वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या लॉस, और कौन कौन सी आइटम्स इसके रिजल्ट बदलते हैं। सो लेट्स डिकोड द हार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये वीडियो लेक्चर नंबर 113 है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। अब जल्दी से अपनी नोटबुक पेन निकाल लो। बच्चों देखो, होता क्या है, कंपनी पूरा साल काम करती है ना। माल खरीदती है, बेचती है, उसको नुकसान फायदा होता है, बट वो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर वो कैलकुलेट नहीं करती। ठीक है। साल के एंड में साल के एंड में मान लो कंपनी के कोई इन्वेस्टर्स हैं, वो कंपनी में पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो ये टोटली वो देखना चाहेंगे कि क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है भी है कि नहीं, या वो लॉस में तो नहीं है कहीं पे। मतलब अगर तो प्रॉफिटेबल होगी तो उनको ये चीज का बेनिफिट रहेगा कि कल को ये प्रॉफिट कमा के देगी, हमारा पैसा सेफ है। तो सबसे ज्यादा ये जरूरत ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की उनको होती है बच्चों। अब इसका जो फॉर्मेट है ना, वो कंपनीज एक्ट 2013 में क्लियरली डिफाइन करा गया है। वो ऐसा नहीं है कि जैसे आप पार्टनरशिप फर्म में करते थे कि इज कैसा भी रैंडम सा बना लिया। इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट में सारी की सारी कंपनीज अपना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगी। बच्चों, कंपनी के केस में हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, क्योंकि अकाउंट में क्या होता था, क्रेडिट डेबिट साइड शो करते रहे। अब ये स्टेटमेंट है, सारे लेजर्स का सम टोटल इसमें मेंशन कर दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले क्या चीजें आ जाती हैं बच्चों? ये आ जाएंगी इनकम। ये इनकम है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम। ठीक है, यहाँ पे टोटल आ जाएगा। उसके बाद ये आगे खर्चे, यहाँ पे आगे एक्सपेंसेस। जब इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर है? अब अभी तो सरकार को टैक्स भी देना है ना, जितना आपने कमाया है। इस प्रॉफिट के बाद आप टैक्स लगाओगे 30%, फॉर एग्जाम्पल, जितना भी होगा। तो वो जो टैक्स जितना बनेगा वो पे करने के बाद जो नेट निकल के आएगा बच्चों, वो होगा नेट प्रॉफिट। ठीक है, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी हम उसको बोल सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अब रेवेन्यू की। ठीक है, रेवेन्यू क्या है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है एंड अदर इनकम है बच्चों। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि जो काम कंपनी एक्चुअल में करती है। फॉर एग्जांपल, अगर दवाइयां बनाने की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसका दवाइयां बनाना काम है, तो वहां से उसको रेवेन्यू कितना आ रहा है। रेवेन्यू का मतलब होता है बच्चों सेल्स। और इनफैक्ट अगर ज्यादा डीप में जाऊं तो नेट सेल्स। मान लो एक साल में कंपनी ने 5 करोड़ की सेल करी, ठीक है, और 5 लाख का माल वापिस भी आया, ठीक है, सेल रिटर्न, तो नेट सेल्स आपकी उसको माइनस करके निकलेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेन इनकम, दैट इज ऑपरेशन से। कंपनी को पैसा एक तो मेन इनकम से आएगा जो उसके ऑपरेशन से, एक अदर इनकम, और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं। मान लो कंपनी ने कोई एसेट बेचा, उसको प्रॉफिट हुआ, वो अदर इनकम में आ जाएगा। कंपनी को डिविडेंड मिला, कंपनी ने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उसको पैसा मिला, वो आपके अदर इनकम सोर्सेज में आ जाएगा। मतलब जो पैसा कंपनी की मेन इनकम के साथ रिलेटेड है ना, मेन बिजनेस एक्टिविटी के साथ रिलेटेड है, वो सारा आएगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। इसके अलावा जितना भी कंपनी को इनकम आ रही है पूरे साल में, वो आपने अदर इनकम में शो करनी है। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका पॉइंट निकल के जो आएगा, दैट इज टोटल रेवेन्यू, इनको प्लस करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ब्लॉक डायग्राम क्या बनेगा? सबसे पहले टोटल रेवेन्यू निकलेगा कि कंपनी ने कुल पैसा कितना कमाया ऑपरेशन से एंड अदर्स से। ठीक है, उसमें से खर्चे माइनस करें, प्रॉफिट निकल गया बिफोर टैक्स, फिर टैक्स दिया बच्चों, एंड फाइनली आपके पास ये निकल के आया प्रॉफिट और लॉस आफ्टर टैक्स। क्लियर है? ये थे
रेवेन्यू का। अब मैं आगे एक थोड़ा-सा आपको, अभी मैं इसको और डिटेल में कराऊँगा आपको। अब ओवरव्यू आपको एक्सपेंसेस का देता हूँ बच्चों। खर्चे, कंपनी के खर्चे, खर्चे मेन क्या आ जाते हैं? कंपनी सपोज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड ये खर्चा है। परचेज़ेज़ ऑफ स्टॉक इन ट्रेड बच्चों, कंपनी मान लो ट्रेडिंग फर्म है, बाहर से माल खरीदती है। मान लो कोई कपड़ा बेचने वाली कंपनी है, शर्ट्स वगैरह सेल कर रही है, तो वो स्टॉक इन ट्रेड में है, बिकॉज़ वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही ना। ये चीज़ मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है, ये चीज़ ट्रेडिंग के साथ रिलेटेड है, ठीक है? देन चेंज इन इन्वेंटरीज़। बच्चों होता क्या है, मैं आप आगे जाके आपको बहुत डिटेल में बताऊँगा, बट एक चीज़ आप ध्यान रखो। सपोज़ ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, तो एक्चुअल में जो खर्चा होगा ना, वो आता है इन दोनों को कंबाइन करके, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को भी प्लस चेंज इन इन्वेंटरी को भी। क्योंकि अगर आप सोचो इंडिपेंडेंटली, लेट सपोज 10 लाख का माल कंज्यूम हुआ, रॉ मटेरियल, ठीक है, 10 लाख का। तो अब ये 10 लाख का 10 लाख खर्चा नहीं है, बिकॉज माल हो सकता है 8 लाख का गोडाउन में ही पड़ा हो, या वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, ठीक है, या वो फिनिश्ड गुड में पड़ा हो। तो जब आप इस चीज को इसके साथ कंबाइन करते हो ना, तब एक्चुअल में खर्चा निकल आता है, बिकॉज ये चेंज इन इन्वेंट्री की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। तभी आपका एक्चुअल में पिक्चर क्लियर होती है। अगर आपने सिर्फ यही लिख दिया, इसको भूल गए ना, तो ये आपके एक्चुअल में एक्सपेंसेस ये नहीं आने वाले। क्लियर है? देन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज के साथ रिलेटेड कुछ खर्चे, उनको तनख्वाह मिलती है, उनको बोनस मिलता है, वो जो रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो इसके अंदर आएंगे। देन फाइनेंस कॉस्ट बच्चों, पैसे के मुतल्लक कुछ खर्चे, सपोज कंपनी को किसी के ब्याज देना पड़ रहा है, आगे मैं आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा, अभी जस्ट ब्रीफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो इसमें आ जाएंगे। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, देखो कोई भी एसेट है वो डेप्रिशिएट होगा, अगर वो टेंजेबल है तो वो डेप्रिशिएट होगा, इनटेंजेबल है तो वो एमोर्टाइज होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ खर्चे होंगे तो वो अदर एक्सपेंसेस में आ जाएंगे, ठीक है। ये जस्ट ओवरव्यू था। अब हम स्टार्टिंग से शुरू करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। ऑपरेशंस क्या क्या आएंगे बच्चों? सपोज कोई कंपनी सामान बनाने वाली है और बेचने वाली है, तो सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर कोई सर्विसेज सेल करेगी, सर्विसेज, या अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये बच्चों अदर में ना सेल ऑफ स्क्रैप आ जाता है, याद रखना। मेनली सेल ऑफ स्क्रैप भी ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का ही पार्ट है, आगे जाके मैं आपको बताता हूं। अब सेल ऑफ प्रोडक्ट क्लियर है। सपोज कोई क्लोथिंग का मैन्युफैक्चरर है, तो सेल ऑफ गारमेंट्स ही उसका मेन ऑपरेशन रहेगा, ठीक है। कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका सेल ऑफ मेडिसिन है, ठीक है। कोई सेल ऑफ इलेक्ट्रिकल गुड्स है, तो ये सारा सेल है, ठीक है, मतलब जो उनका कोर काम है। अब कुछ कंपनीज सर्विसेज भी सेल करती हैं बच्चों, जैसे सीए की कोई फर्म है, कंसल्टेशन फीस है बच्चों, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, तो उनका ऑपरेशन क्या है? पढ़ाना। उनका मेन काम क्या है? पढ़ाना। तो ये उनका ऑपरेशन है बच्चों। कोई लॉजिस्टिक कंपनी है, अब वो ट्रांसपोर्ट कर रही है, ठीक है, अब वो कोई सामान नहीं बेच रही, वो कोई सर्विसेज नहीं दे रही, वो उसका ये काम है, ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये इसमें आ जाएगा। अदर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इसमें मेन आता है बच्चों आपका सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप इसमें मेन है, कि मान लो कंपनी अपना कोई स्क्रैप पड़ा हुआ है, उसके पास एसेट से, उसने वो बेचा। बेचा ना, उसको प्रॉफिट हुआ या जितना भी उसको मिला पैसा, वो आप ऑपरेशंस में ही डालोगे, वो आप ऑपरेशंस में ही डालोगे। ये मैंने एक डायग्राम के थ्रू भी शो करा बच्चों। एक्चुअल काम ये था, ठीक है। अब ये जो चीज है बच्चों, ये चीज है, ये भी तो इसी के साथ है ना, इसी का पार्ट है ना। अब ये पूरे का पूरा तो बिजनेस ही है ना एक्चुअल में। तो इस वजह से बच्चों, जो सेल ऑफ स्क्रैप है, ये भी आपके मेन ऑपरेशंस का ही पार्ट है, वो शो करना पड़ता है। अच्छा, क्या चीजें इसमें ऑपरेशन में इंक्लूड नहीं होती? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन फिक्स एसेट्स, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीव्ड, ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये बच्चों सारी अदर इनकम्स में आ जाएंगी। ये अदर इनकम्स का पार्ट है। तो अब आपके पास एक सिंपल फ्लो चार्ट होता है। देखो, पैसा आ रहा है कंपनी के पास, अगर तो वो मेन काम के साथ रिलेटेड है, एक्चुअल ऑपरेशंस, ठीक है, तो वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में काउंट होगा। अगर डायरेक्टली नहीं लिंक्ड,
इनडायरेक्टली भी हो, ठीक है, इनडायरेक्टली भी हो ना, तब भी वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जैसे सेल ऑफ स्क्रैप है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो पैसिव इन्वेस्टमेंट और इनकम के साथ रिलेटेड है ना, तो आपने उसको अदर इनकम में डाल देना। कहने का मतलब, जो भी पैसा कंपनी के पास आ रहा है, वो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में नहीं आएगा ना, तो वो अदर इनकम में आ जाएगा, ठीक है। जैसे बच्चों पार्टनरशिप फर्म में करते थे, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता था ना, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते थे। अब इसमें एक ही बनेगा बच्चों, इसमें ट्रेडिंग और वो अलग अलग नहीं बनने वाला, एक ही बनेगा, और इसमें ये सब में सब ये ऐसे शो करा जाएगा। क्लियर है? तो अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे बच्चों, शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग। देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, ठीक है। आप इसमें टोटल वैल्यू लिखोगे, टोटल वैल्यू लिखोगे। नोट टू अकाउंट्स में आपको ये कंप्लीट डिटेल देनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट सेल करे, सर्विसेज सेल करी, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज टोटल कितना आया। ये चीजें आप नोट टू अकाउंट्स में शो करोगे, ठीक है। एंड उसके बाद अदर इनकम, यहां पे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा, एंड डिटेल आएगी नोट टू अकाउंट्स में। क्लियर है? अभी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लो किसी फर्म का काम ही गुड्स बेचना था, उसने गुड्स बेचे 10 लाख के, कमीशन मिली 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था 20,000। तो ये जो पैसा आया, ये जो पैसा आया बच्चों, ये क्या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है? नो सर, ये अदर्स में आएगा, ये आएगा अदर इनकम सोर्सेज में, ठीक है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ये 10 लाख एंड ये 50,000 ही आएगा, दैट इज 10,50,000। क्लियर है? अब सपोज सब, अब आपको ये पता लग गया कि जो एक्चुअल में कंपनी का काम है ना, उसके साथ रिलेटेड इनकम जो होगी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग की सेलिंग हो रही है, सर्विसेज सेल हो रही है, या अदर इंसिडेंटल है, वो आपकी ऑपरेशंस में है। और बाकी की जो इनकम है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, प्रॉफिट, ऐसे, ये सब कुछ, ये आपका अदर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों ऑपरेशंस को जब आप सम कर दोगे, तो बच्चों आपको टोटल रेवेन्यू मिल जाता है। क्लियर है? अब अदर सोर्सेज में जो पैसा है ना, जो अदर सोर्सेज में पैसा है, वो आपको क्लियर हो गया। मेन काम को छोड़ के कोई भी लिंक्ड काम में जो पैसा है, कोई भी और काम में, मेन काम को छोड़ के कोई भी और काम के थ्रू जो पैसा आ रहा है, वो आपका अदर इनकम सोर्सेज में जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट, रेंटल, ये आपको क्लियर हो गया बच्चों अब, ठीक है। तो जैसे इंटरेस्ट इनकम है, इंटरेस्ट आपको कहीं से भी मिल सकता है, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, बैंक डिपॉजिट का। अब डिविडेंड इनकम है, मान लो कंपनी ने कहीं पे शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा, तो उसको डिविडेंड मिलेगा ना, तो वो अदर इनकम सोर्सेज में आ जाएगा। कोई कंपनी ने एसेट सेल करा बच्चों, उसको प्रॉफिट हुआ है वहां से, तो ये रूटीन का काम तो नहीं है ना, ये अदर सोर्सेज में आएगा। कंपनी ने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई थी, तो उसको रेंट आया, तो इनकम है ना ये, उसको रेंट आया, तो उसका एसेट भी बरकरार है, इनकम है। बट ये इनकम मेन काम की नहीं है, तो ये अदर्स में जाएगी। कुछ और मिसलेनियस बच्चों इनकम सोर्सेज हैं, जैसे इंश्योरेंस क्लेम्स, बैड डेट रिकवर, कुछ ऐसे थे, कोई बैड डेट्स थे तो वो रिकवर हो गए, या फॉरेन एक्सचेंज गेन आ गया कोई, तो ये सारे अदर्स में जाएंगे। तो अगर आप डिफरेंस की बात करो, डिफरेंस की बात करो, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड है, ये रूटीन में होता है बच्चों, ठीक है। और इसमें जो रेवेन्यू है, आप नॉर्मली गुड्स सेल करते हो या सर्विसेज सेल करते हो। अदर केसेस में ये इंसिडेंटल इनकम है, ठीक है। मींस ये डायरेक्टली लिंक्ड नहीं है, ये इरेगुलर रहती है, ये रूटीन में नहीं हो रही आपको। और नॉर्मली इसकी एग्जांपल रहती है इंटरेस्ट, डिविडेंड या रेंट। अब छोटी सी मैंने एक फ्लो चार्ट सा बनाया। लेट सपोज कंपनी ने गुड्स सेल करे 8 लाख के, तो ये किस में आ जाएगा? मेन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। कंपनी को रेंट मिला 60,000, इंटरेस्ट आया 40,000, तो ये 1 लाख किस में आ जाएगा? अदर इनकम में। तो टोटल टोटल इनकम कितनी आ जाएगी बच्चों? लाख ये, 8 लाख ये, 9 लाख रुपया आपकी टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, जिसमें से 8 लाख रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा एंड 1 लाख रुपया रेवेन्यू फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गया, ठीक है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया बच्चों। जो अदर का पार्ट है ना, अदर का पार्ट नॉर्मली होता बहुत थोड़ा ही है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये थोड़ा ही रहता है। मेन जो कंपनी पैसा ना अपना ऑपरेशन से ही कमाती है, जो उसका एक्चुअल में काम है, ठीक है। अब ये तो था कि कंपनी को इनकम कहां से हो रही है।
अब हम बात करेंगे आगे खर्चों की। कंपनी का मेन खर्चे कहाँ पे है। तो खर्चों में जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा COGS, जो आपने पार्टनरशिप फॉर्म में पढ़ा था, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सबसे मेन खर्चा कंपनी का होता है। ये एक बच्चों मैंने ट्रेडिंग फर्म का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। मान लो कोई दुकानदार है, कुछ बेचता है, या होलसेलर है, ठीक है, कुछ बेचता है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही एक्चुअल में खर्चा होता है ना। ये कंपनी का खर्चा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो वो निकालते कैसे हैं बच्चों? सिंपल फॉर्मूला है, हर केस में अप्लाई होगा। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। इसमें आपको याद होगा हम एक चीज और प्लस करते थे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी, ठीक है। वो हाल के टाइम पे मैं इधर शो नहीं कर रहा। आप मान के चलो ये COGS है एक्सक्लूडिंग डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अदरवाइज एक्चुअल में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आते थे, बट अब मान के चलो अभी वो इंक्लूड नहीं करे, ठीक है। वो हम नेक्स्ट स्टेप में एक सेपरेट हेडिंग बना के उसको इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से खर्चा आ गया। अभी ये खर्चा इनकम्प्लीट है, बिकॉज जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ोगे ना, तब एक्चुअल में खर्चा आएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला आपको पता ही है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। अब इसमें इसमें अगर आप परचेजेस अलग कर लो, ये चीज अलग कर लो, ये वाली, तो क्या बचेगा? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। इसको बोलेंगे बच्चों हम चेंज इन इन्वेंट्री, ठीक है। परचेजेस अलग कर लो, तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग अलग कर लो, दैट इज चेंज इन स्टॉक इन ट्रेड बोल दो, या चेंज इन इन्वेंट्री बोल दो, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपकी क्या बन गई बच्चों एक्चुअल में? परचेज प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। ये तो था ट्रेडिंग फर्म में। इसमें अभी बच्चों एक चीज याद रखना, हमने जो खर्चा हुआ था ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो पार्टनरशिप फर्म में हम पढ़ते थे, ठीक है, कि माल को लेकर आने में जो खर्चा हुआ, ठीक है, वो अभी हम इसमें ऐड नहीं करा, ठीक है, क्लियर है। वो एक सेपरेट हेड में करेंगे। जब उसको भी साथ में आप कंबाइन कर दोगे ना, तब एक्चुअल में एक्सपेंस निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये तो था बच्चों ट्रेडिंग फर्म के केस में। अब हम चलते हैं मैन्युफैक्चरिंग के केस में। मैन्युफैक्चरिंग में भी यही होता है, रॉ मटेरियल, उसमें 3 स्टेजेस हैं बच्चों। एक रॉ मटेरियल का चैम्बर रहेगा नॉर्मली, ये एक ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। फिर उसको वर्क इन प्रोग्रेस में कन्वर्ट किया जाएगा, देन उसके बाद फिनिश्ड गुड्स वहां से निकलेंगे, ठीक है। अब होगा क्या? रॉ मटेरियल की बात करें, आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, ठीक है। जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ, हम उसको साइड लाइन पहले करेंगे, ठीक है। अब कितना कंज्यूम हुआ बच्चों? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, यही कंज्यूम हुआ ना। तो इसको हमने डिनोट कर दिया, सपोज WIP इन मींस वर्क इन प्रोग्रेस इन। अब ये जितना कंज्यूम हुआ, यही बेसिकली बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस के चैम्बर में गया ना, यही क्या? तो ये आ जाएगी रॉ मटेरियल की कंजप्शन, ठीक है। अभी बच्चों ये इंडिविजुअली एक्सपेंसेस नहीं होते, आप इसको चेंज इन इन्वेंट्री के साथ क्लब करते हो, फिर जाके बात बनती है, ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट स्टेज क्या आएगी, वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस में माल चला गया, ठीक है, जितना भी रॉ मटेरियल का कंज्यूम हुआ था पिछले स्लाइड में आपने देखा। अब वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया, अब यहां के बाद जाएगा फिनिश्ड गुड्स में, ठीक है। तो वो कितना जाएगा बच्चों? जितना वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम हुआ वो कितना आएगा? ओपनिंग प्लस, नॉर्मली परचेज होता था, इसमें WIP इन आ जाएगा माइनस क्लोजिंग। इतना वर्क इन प्रोग्रेस कंज्यूम हो गया, ठीक है। मींस इतना अब चला गया आपका फिनिश्ड गुड्स के पास, ठीक है। अब फिनिश्ड गुड्स बनने के लिए इतना चला गया, क्लियर हो गया। अब फिनिश्ड गुड्स बच्चों देखो, जब जब इतना चला गया, मतलब WIP आउट वहां पे चला गया, तो अब एक्चुअल में जो खर्चा आया ना, वो आएगा आपका चेंज इन फिनिश्ड गुड्स, क्योंकि फिनिश्ड गुड्स ही बेचे ना आपने एक्चुअल में। तो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो आएगी, दैट इज चेंज इन फिनिश्ड गुड्स। वो क्या आएगा? सेम, ओपनिंग प्लस परचेज होता था, इसमें परचेज नहीं है, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस के चैम्बर से जो बाहर निकला माइनस क्लोजिंग, ठीक है। यही बनेगा, सिंपल बच्चों, हर जगह यही फॉर्मूला लगना है। तो अब ये एक्चुअल में आता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये एक्चुअल में खर्चा है कंपनी का, मैन्युफैक्चरिंग का। तो अब इसको कंबाइन कर दें बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स प्लस WIP आउट माइनस क्लोजिंग। तो WIP आउट क्या है? ये यहां से निकला है, ठीक है। अब इसमें WIP इन क्या है? ये यहां से निकला है, क्लियर।
अब ये बच्चों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि पीएनएल में ऐसा हम शो करते क्यों हैं। ठीक है, अब इसको कंबाइन कर दो। जब आप कंबाइन करोगे ना तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस तरीके से कुछ बन के आएगा आपके पास। ठीक है, अब इनको थोड़ा और सिस्टमेटिक वे से मैं अगर शो करूं तो बच्चों ये ऐसे दिखेगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस ओपनिंग रॉ माइनस क्लोजिंग रॉ, ये एक। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन, ये चेंज इन इन्वेंट्री बन रहा है आपका, बन रहा है ना, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड प्लस वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? अब ये है एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कंपनी का एक्चुअल में खर्चा है। ठीक है, इसको फर्स्ट में को हम बोल देंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एंड सेकंड को बोल देंगे हम चेंज इन इन्वेंटरी ऑफ फिनिश्ड गुड एंड वर्क इन प्रोग्रेस। क्लियर? तो फाइनली कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसके बराबर आ गया? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है, रॉ मटेरियल, प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। इस चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब है नेट मूवमेंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कितना चेंज वर्क इन प्रोग्रेस में आया और फिनिश्ड गुड्स में कितना चेंज आया। तो ये आपका एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है। अब इसको एक बार समराइज कर लें बच्चों। रॉ मटेरियल से बना वर्क इन प्रोग्रेस से बना फिनिश्ड गुड्स। चेंज इन इन्वेंट्री आपको वर्क इन प्रोग्रेस का भी देखना है, फिनिश्ड गुड्स का भी देखना है। रॉ मटेरियल के केस में हमने पूरे का पूरा कंजप्शन ही ले लिया था उसका, ठीक है ना, बिकॉज ताकि पूरा स्टॉक ऑफ कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसका चेंज हम अलग से शो नहीं करते। चेंज इन इन्वेंट्री में हम सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड का ही लगाना है। जो रॉ मटेरियल का चेंज है वो हमने उसी में कंसिडर कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में। क्लियर है? तो ये आ जाएगा। अब इसी वजह से बच्चों, इसी वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड शो करते हैं। कॉस्ट ऑफ, बट ये अकेला नहीं, फिर मैं बता रहा हूं ये अकेला नहीं आएगा, ये आपका साथ में आएगा चेंज इन इन्वेंट्री के साथ, वो आ गया है। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आपको समझ आ गया कि भाई कितना रॉ मटेरियल आपका एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है। मान लो आपने शर्ट बनाई, कितने का रॉ मटेरियल आपका एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। फॉर एग्जांपल के तौर पे बच्चों, मान लो 1 लाख का रॉ मटेरियल था, ठीक है, 5 लाख का आपने और खरीदा। फॉर एग्जाम्पल 80,000 का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा था, 80,000 का, तो कितना कंज्यूम हुआ बच्चों? 1 लाख खरीदा, 1 लाख पड़ा था, 5 लाख और लिया, 6 लाख हो गया। 80,000 क्लोजिंग था, तो इट मीन 5,20,000 आपने कंज्यूम कर लिया। अब ये 5,20,000 आपको डाउट आता रहेगा बार बार कि सर ये हम पूरे का पूरा खर्चा क्यों शो कर रहे हैं? सर ये यहाँ पे 5,20 शो करेंगे आप, ठीक है, बट जब इसको चेंज इन इन्वेंट्री के साथ क्लब करोगे ना तो ये कम हो जाएगा, बिकॉज ये पूरे का पूरा खर्चा नहीं है ना, ये पूरे का पूरा नो डाउट रॉ मटेरियल कंज्यूम तो जरूर हुआ है, बट ये आपका फिनिश्ड गुड्स में भी पड़ा रहेगा, ये वर्क इन प्रोग्रेस में भी पड़ा रहेगा, कुछ ना कुछ, है ना। चलो, अब इसका मतलब आपको ये क्लियर हो गया कि जितना रेवेन्यू आएगा, चाहे ऑपरेशन से चाहे अदर से, उसका मेन कंपोनेंट ये रहेगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। बाकी जो खर्चे हैं ना बच्चों, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, वो अदर्स में आ जाते हैं, दैट इज वेजेस एंड पावर। ठीक है, ये तो हम देख रहे थे, देखो अभी ये मैन्युफैक्चरिंग के साथ, मैन्युफैक्चरिंग फर्म, बट ट्रेडिंग फर्म के केस में वर्क इन प्रोग्रेस आता है बच्चों, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड, वर्क इन स्टॉक इन ट्रेड, दैट इज जो माल आप ले रहे हो, ठीक है, वही आगे बेच रहे हो, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं हो रहा, तो उस केस में आप स्टॉक इन ट्रेड का परचेज जो आएगा वो आप एज अ एक्सपेंस शो करोगे, वो आप एज अ एक्सपेंस शो करोगे, पर आपके माइंड में फिर वही बात आएगी कि सर वो पूरे का पूरा कैसे खर्चा है। भाई साहब, जब उसको आप चेंज इन इन्वेंट्री के साथ प्लस करके देखोगे ना, तब आपका एक्चुअल में खर्चा निकल जाएगा। क्लियर है? शो हम अलग अलग करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 4 - 3 हो, एक जगह पे मैं 4 शो करूंगा, एक जगह पे मैं -3 शो करूंगा। अब अकेला अगर आप 4 देखोगे तो आपको गलती लगेगी, अकेला -3 देखोगे तो गलती लगेगी, जब 4 और -3 को इकट्ठा देखोगे तो सही आंसर निकलेगा। तो ये, अब ये जो ट्रेडिंग के केस में बच्चों, ट्रेडिंग फर्म में स्टॉक इन ट्रेड ही मेन होता है कि एज इट इज माल खरीद के बेचा जा रहा है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशंस नहीं करी जा रही। ठीक है, तो आपको मेन खर्चा आपको शो करना पड़ता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब देखो ये दोनों चीजें बच्चों इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये इसके साथ रेलेवेंस है इनकी,
क्योंकि इंडिविजुअली तो ये खर्चे नहीं है ना। मान लो रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ 10 लाख का, तो 10 लाख का खर्चा थोड़ी आ जाएगा कंपनी पे, खर्चा तो कम ही है ना, बिकॉज रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस में भी पड़ा हुआ है और फिनिश गुड में भी पड़ा हुआ है। बट जब उस खर्चे को आप चेंज इन इन्वेंट्री के साथ जोड़ के देखोगे तब नेट निकल जाएगा। इन द सेम वे स्टॉक इन ट्रेड, पूरे 10 लाख का माल आपने खरीदा तो वो खर्चा थोड़ी आएगा, जब चेंज इन इन्वेंट्री के साथ क्लब करोगे तो एक्चुअल में खर्चा निकल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टॉक इन ट्रेड आपको पता लग गया ना। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल की दुकान है, मोबाइल्स उसके वो एज इट इज लेके बेच रहा है, ठीक है, तो उसको अपन लोग बोलते हैं स्टॉक इन ट्रेड। अब इसकी मैं एग्जांपल दूं बच्चों, मान लो 6 लाख का, ये हाँ ये चीज बच्चों हमेशा याद रखना, जो परचेज आता है ना ये नेट परचेज कंसिडर करते हैं हम। सिमिलरली जैसे सेल्स होता है तो नेट सेल्स मीन सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट परचेज मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न, एक्चुअल में वो आएगा। तो 6 लाख की परचेज थी, 50,000 का माल वापस भेज दिया, तो 5.5 लाख रुपया ही आप एज अ एक्सपेंस का एक पार्ट शो करोगे। क्योंकि बहुत डाउट रहता है बच्चों में कि सर ये पूरे का पूरा एक्सपेंस कैसे है, भाई उसको चेंज इन्वेंट्री के साथ देखोगे फिर सही निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहां तक ये ठीक था। तो अब ट्रीटमेंट अगर देखा जाए इन्वेंट्री लेवल पे तो आपको ये समझ आ ही जाएगा अब तो, ठीक है, कि द परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड लाइन आइटम स्ट्रिक्टली ट्रैक्स द परचेज फ्लो ड्यूरिंग द पीरियड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स आर ट्रीटेड एज एडजस्टमेंट्स एल्सवेयर। क्लियर है? अब एक बार कंपैरिजन देख लेते हैं हमने, क्योंकि दो टाइप की फर्म देखी ना बच्चों, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग का देख लेते हैं, उसमें आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड मैन्युफैक्चरिंग के केस में। इसके केस में रॉ मटेरियल में नहीं हम चेंज इन इन्वेंट्री लेते, वो हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में ही वो चेंज इन इन्वेंट्री का पार्ट भी आ जाता है। ठीक है, रॉ मटेरियल के केस में। बट जब इसको आप क्लब करते हो किसके साथ, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, तब एक्चुअल में एक्सपेंस निकल के आता है। क्लियर? उसके बाद स्टॉक इन ट्रेड की परचेज आपने अलग से शो कर दी। जब आप चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड शो करोगे बच्चों, आप इसके साथ क्लब करोगे तब एक्चुअल में खर्चा निकल के आ जाएगा। क्लियर है? कहने का मतलब जो चेंज इन इन्वेंट्री है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो फिनिश्ड गुड्स की चेंज इन इन्वेंट्री एंड वर्क इन प्रोग्रेस की चेंज इन्वेंट्री ऐड करी जाएगी। अगर कोई ट्रेडिंग फर्म है तो स्टॉक इन ट्रेड की चेंज इन इन्वेंट्री ऐड करी जाएगी। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अब देखो यहीं पे बात आती है, आप चेंज इन इन्वेंट्री को एज अ एक्सपेंस डाल रहे हो, है ना, तो ये माइनस में भी आ सकता है, तो माइनस में तो एक्सपेंस पॉसिबल नहीं है ना। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूं कि सपोज एक्सपेंस हुआ 10 लाख का, एक्चुअल खर्चा 10 लाख है, तो अगर कहीं पे आपको शो करना पड़ रहा है 20 लाख, तो नीचे -10 लाख भी आएगा, ताकि नेट खर्चा 10 लाख आ जाए। क्लियर है बच्चों? तो चेंज इन इन्वेंट्री कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्लियर है बच्चों? अब इसके बाद एक्सपेंसेस फोर्थ टाइप के जो आते हैं वो एम्प्लॉय के रिलेटेड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जिसमें सैलरी एंड वेजेस, स्टाफ वेलफेयर, जितने एम्प्लॉय के रिलेटेड खर्चे होंगे ना बच्चों, वो सारे के सारे आपने इसमें डाल देने हैं। ठीक है, देन आ जाता है फिफ्थ टाइप में फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में जितना पैसों के साथ, इंटरेस्ट वगैरह के साथ रिलेटेड है ना, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, ये सारे जितने फाइनेंस कॉस्ट है ना, ये आपने इसमें डालनी है। ठीक है, देन एफ आ जाता है डेप्रीसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। कोई भी आपका फिक्स्ड एसेट है वो डेप्रीशिएट करता है बच्चों, जो टेंजिबल एसेट है उसकी डेप्रीसिएशन होती है, जो इनटेंजिबल एसेट है उसकी एमोर्टाइजेशन होती है। क्लियर? इसके अलावा बच्चों खर्चे आते हैं अदर एक्सपेंसेस में, जो इसमें फिट नहीं करे ना बच्चों, वो आपने अदर्स में डाल देने हैं। हर जगह देखो बच्चों अदर्स की कैटेगरी आती है, चाहे लाइबिलिटी देख लो, चाहे एसेट्स देख लो, चाहे एक्सपेंसेस देख लो। अब अदर्स में क्या क्या आ जाएगा, फॉर एग्जांपल रेंट, टैक्सेस, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, कोई भी लटरम फटरम खर्चे जिसका कोई हेड नहीं है वो आपने अदर्स में डाल देने हैं। अब एग्जांपल के तौर पे सपोज रेंट दिया कंपनी ने 1,20,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा 40,000, एडवर्टाइजमेंट 60,000, तो ये टोटल खर्चा बच्चों 2,20,000 ना, ये अदर्स में डल जाएगा।
नोट टू अकाउंट्स में ये इंडिविजुअली मेंशन करा जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट में ये टोटल एज अ टोटल ये आ जाता है। क्लियर? तो फाइनली अदर्स मिला के और बाकी मिला के जो आपके खर्चे बन जाएंगे दैट इज टोटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस आप माइनस करोगे तो आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद बच्चों जितना टैक्स सरकार बोलेगी, ठीक है, वो आप कैलकुलेट करोगे। उसका फॉर्मूला सिंपल होता है बच्चों टैक्स एक्सपेंस का, कि जितना करंट टैक्स बन रहा है उसमें डेफर्ड टैक्स प्लस माइनस करा जाएगा। ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज इसका फॉर्मूला ये होता है करंट टैक्स प्लस माइनस डेफर्ड टैक्स। तो वो जितना निकल के आएगा वो आपको माइनस करना पड़ेगा प्रॉफिट से, एंड उसके बाद आपका निकल जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों सपोज रेवेन्यू था 15 लाख, 12 लाख के एक्सपेंस थे, बचा 3 लाख, ये 3 लाख आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स एक्सपेंस आ गया 90,000। तो जो 2-10 बच गया ना, ये एक्चुअल में अब प्रॉफिट है कंपनी का, दैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब कंपनी इस प्रॉफिट का क्या करेगी? रिजर्व बनाएगी, शेयर होल्डर्स को देगी, सब कुछ करेगी इसका, ठीक है। तो ये था बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। आई होप आपको ये सारा फॉर्मेट अब क्लियर है। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ये खर्चे आ गए बच्चों, एंड इनमें से ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करा तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बच्चों कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये तीन चीजें, बिकॉज इंडिविजुअल देखने में ये बड़ी कंफ्यूजन होती है कि ये एक्सपेंस कैसे है। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर कंज्यूम करा है तो सारे का सारा थोड़ी कंज्यूम हो गया है, वो तो पड़ा हुआ है। बट जब आप इसको चेंज इन इन्वेंट्री के साथ देखते हो बच्चों, फिर जाके आपको इक्वेशन समझ में आएगी। इंडिविजुअली देखोगे तो समझ में नहीं आएगी। क्यों? जैसे जैसे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, ये इंडिविजुअली देखोगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एक्सपेंस है ना। ये भी इंडिविजुअल देखने में पता लगता है, ये भी देखने में पता लगता है, बट ये कंफ्यूजन करते हैं ये 1 2 3 कि यार ये एक्सपेंस कैसे हैं। अगर 10 लाख का माल हमने मान लो कपड़े खरीदे बेचने के लिए, तो 10 लाख ही एक्सपेंस कैसे आ रहा है? हमारे पास वो माल तो पड़ा हुआ है ना। जब आप उसको चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड के साथ क्लब करोगे, तब से ही एक्सपेंस निकल के आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर था बच्चों स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पे। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं सब के सब आंसर करूंगा। चलो, थैंक यू सो मच बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करना है, और हमें मोटिवेट करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। थैंक यू सो मच बच्चों। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।